हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का अगला सेक्शन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी सेल के बारे में, डिस्कवरीज़ के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के जिससे सेल बनी है, वो है अपना न्यूक्लियस। तो दोस्तों देखिए, न्यूक्लियस एक्चुअल में होता क्या है। न्यूक्लियस को बेसिकली हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बोल सकते हैं, क्योंकि सारे का सारा जो देख रेख होती है काम की, वो न्यूक्लियस में ही होती है। रिमेंबर दैट टेम्परेरी माउंट, जब आपने एक टेम्परेरी माउंट बनाया था और सेल दिखाई दे रही थी आपको, तो आपने उसके बीच में एक डार्क कलर का स्पॉट देखा होगा, तो वो स्पॉट एक्चुअल में न्यूक्लियस ही होता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली। भाई सेल के अलग अलग जो एरियाज़ हैं वो अलग अलग लेवल पे कलर होते हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा गाढ़ा कोई कम गाढ़ा, तो उसके हिसाब से क्या होता है, डेंसिटी का पता लगता है अंदर के कंपोनेंट की। सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, कुछ ज़्यादा गाढ़े होते हैं किसी के बजाय। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेफ्रानिन। देखो, आयोडीन सॉल्यूशन भी कलर करने के काम आता है सेल को, सेफ्रानिन का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेल को स्टेन करने में। ठीक है, अब स्टेन करने का मतलब क्या है, सेल को कलरफुल बनाना, जिससे कि हम इजीली चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकें, उनको हम पढ़ सकें। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है, कैसा है। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग। देखो भाई, उसके पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरीके से आप सपोज करो, इस तरीके से चारों तरफ आपका न्यूक्लियस की कवरिंग होती है। ठीक है, और ये जो छेद हैं, ये वाले जो छेद हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ओके, तो ये दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली है, एक अंदर वाली है, एक ये वाली है कि ये वाली है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल फ्लूइड। तो लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि लेयर होती है जो डबल मेम्ब्रेन है, और वो क्या करती है, अंदर के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से अलग करती है। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म विच वी विल टॉक अबाउट सेक्शन। देखो भाई, अब इसके चारों तरफ क्या है, एक सेल है। अब सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है इधर, तो साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के अंदर के सामान से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इनको सेपरेट करती है। न्यूक्लियस के पास होता क्या है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखो, हर सेल जो होती है उसको डिवाइड करना होता है, नई सेल बनती है, और जब भी टाइम आता है डिवीजन का, सिर्फ तभी आपको जो है क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, और यू कैन सी दैट डीएनए वहीं पे प्रेजेंट होता है, और वही अगली पीढ़ी में आगे पास होता है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं और प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन। अब डीएनए के अंदर हर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी भी सेल को बनाने में हेल्प करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। आपने देखा होगा अलादीन का जिन। अब जिन अलादीन के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, जीन्स होती हैं डीएनए के ऊपर। देखो, बहुत बड़ा डीएनए होता है आपकी बॉडी के अंदर, इसके अंदर मिलियंस ऑफ जीन होती हैं, तो कुछ खास सेगमेंट होते हैं, वो ही काम करते हैं। उस खास फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, हम जीन के नाम से जानते हैं, जीन उसको बुलाते हैं। इसके बाद है, जो सेल डिवाइड नहीं कर रही उसका डीएनए क्रोमेटिन के अंदर मतलब कि प्लेस्ड होता है। देखिए, होता क्या है, एक्चुअल में जो भी कुछ है वो डीएनए ही है। जब डिवाइड होना होता है तो वो गाढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और जब वो नॉर्मली सेल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक सिंपल धागे की तरह, जैसे कि ऊन का उल जब आपने धागा देखा होगा वैसे होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। वो उलझे हुए धागे की तरह, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड वैसा दिखाई देता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। और जब भी सेल को डिवाइड होना होता है, वो सारे का सारा जो मटेरियल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब न्यूक्लियस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल को डिवाइड करने में, सेल के रिप्रोडक्शन करने में। एक सिंगल सेल ही है जिससे कि दो सेल बनती हैं, फिर उससे बहुत सारी सेल बन जाती हैं। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ सेल विल डेवलप एंड
वट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। और डीएनए ही है, देखो हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ब्लड सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब कौन सी सेल बड़ी होकर कौन सा रोल प्ले करेगी वो भी कौन बताएगा, उसको डीएनए ही आपका बताएगा। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में भी पूरली डेवलप। अब कुछ के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन ना काफ़ी डेवलप नहीं होता और वो बिल्कुल उलझा हुआ सा होता है, ठीक है। पूरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में, या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल में, आप क्या बताना है वहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होता है और आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, पता नहीं नई दोबारा वीडियो बना रहे हैं तो ये पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। ये कैसा कलर आ गया भाई, जो भी, चलो। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक न्यूक्लियर। अब ऐसी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास और बाकी चीज़ें भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, चाहे वो उनकी गोल्गी बॉडी हो, चाहे वो कुछ और भी हो, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि प्रॉपरली डिवाइड होगा। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryote bacteria is associated with the membranous vesicle. अब देखो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर शीशे तो होते नहीं, तो मेम्ब्रेन के साथ ही क्लोरोफिल कहीं कहीं पे जुड़ा होता है, जो काम करता है वहाँ पे प्लास्टिड का, क्योंकि प्लास्टिड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। ये आपके नीचे एक सिंपल बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही होगी आपको। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो आपका थर्ड पार्ट होता है किसी भी सेल का। और साइटोप्लाज्म खुद ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये ज़्यादा डार्क भी स्टेन नहीं होता। जब हम कलर करते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता। When we look at the temporary amount of cell on an peel भी human cheek cell, जब हम किसी को देखते हैं तो क्या होता है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी और न्यूक्लियस दिखाई देगा, बीच का सामान आपको दिखाई ज़्यादा नहीं देता, वहाँ पे होता है आपका साइटोप्लाज्म। द रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ होता है वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म, और यू कैन से इट प्रोटोप्लाज्म। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, ऑर्गेनलीज होती हैं जो अपने अपने काम करती हैं। सेल ऑर्गेनलीज की बात कर लेते हैं, ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं। इनकी अपनी पर्सनल मेम्ब्रेन होती है। अगर बात करेंगे हम यूकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, ना न्यूक्लियस की ना किसी और की। अदर हैंड यूकैरियोट में सारी होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक घर है, उसके अंदर आपने यहाँ पे बेड डाल दिया, यहाँ पे सोफ़ा डाल दिया, यहाँ पे किचन का सामान, यहाँ पे स्टोर का सामान, लेकिन कोई दीवार बीच में नहीं है, तो आपको बड़ा अजीब फील होगा, कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। बट दूसरी तरफ अगर आपके पास कमरे बना रखे हैं आपने, तो वहाँ पे आप बेटर तरीके से काम कर पाओगे। तो कंपार्टमेंटाइजेशन होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिससे कि वो सेल ईजिली और बेटर तरीके से काम कर पाती है। यहाँ पे डिफरेंसेस दिखा रखे हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। तो इसके बारे में बता दूँ, सेल के, या ये लगा लो सब सेलुलर पार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे सेल है पूरी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, कहीं पे आपकी गोल्गी बॉडी है, कहीं पे राइबोसोम, कहीं पे लाइसोसोम, कहीं पे ईआर, कहीं पे न्यूक्लियस है। अब देखो हो क्या रहा है, एक सेल को काम करने के लिए हेल्प मिल रही है उसके अलग अलग सब पार्ट से, जो कि बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, और सेल की लाइफ भी बेटर होगी और उसकी फंक्शनिंग भी काफ़ी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनलीज के बारे में। एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट। हर एक सेल के पास अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसको सराउंडिंग के मैटर से क्या करती है, सेपरेट रखती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल को काम करने के लिए हेल्प चाहिए होती है, अलग अलग काम करने होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके पास अलग अलग ऑर्गेनलीज। तो लिख रखा कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, को हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज विद इन देमसेल्फ। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोट। और ये फीचर किसका है, कि यूकैरियोटिक सेल का है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। और अगर आपको इनको देखना है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इसके बाद बता रखा है कि वी हैव टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये रहा। अब एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब है, ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि देखिए आप, अगर ये आपकी सेल है और ये न्यूक्लियस है तो यहाँ से ये सारे का सारा दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, ट्यूब्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। अब इस पे किसी किसी जगह पे तो आपको क्या मिल जाएंगे, राइबोसोम मिलेंगे, खासकर वो इसके पास वाले हिस्से में, जो ये वाला हिस्सा होता है मेम्ब्रेन का पास वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलेंगे। ये रफ अपीयरेंस दिखाई देगी, तो इसको बोल देते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दिखता कैसा है? देखो भाई, नॉर्मली बात करें, न्यूक्लियस से लेकर मेम्ब्रेन तक एक ब्रांच मैकेनिज्म होता है पूरे का पूरा, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक लाइक ए लॉन्ग ट्यूब और राउंड और ओब्लोंग बैग्स, पाउचेज होते हैं इसके अंदर। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिखने में ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। ये दो टाइप का होता है, ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं उसको बोलते थे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर मैं बताऊँ इसके बारे में, तो रफ का काम होता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन स्मूथ का काम होता है लिपिड्स और फैट को मैन्युफैक्चर करने का। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड, देखो क्या प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में, ठीक है, और इसी को बोलते हैं बायोजेनेसिस। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, ये कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इसके अलावा कुछ एंजाइम वगैरह भी यहाँ पे बनते हैं, कुछ हॉर्मोन्स भी ये बनाता है। ER वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ देम। ये हमेशा एक नेटवर्क की फॉर्म में आपको मिलेगा। ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ये जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम, और ये करते हैं इसको रफ। लेकिन दूर की जो सेल्स होंगी वो बिना राइबोसोम वाली, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। इसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं अगले पेज पे। आपको फंक्शन पता चली गया। यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा इसका? सबसे पहला काम तो क्या, एक चैनल है ये मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लियस से सामान को शिफ्ट करवाता है इधर से उधर। इसके अलावा बता रखा है कि भाई इन द लिवर सेल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड द वर्टिब्रेट, SCR प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन ड्रग। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? देखो दोस्तों, जब आप कुछ भी खाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं, और उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? लीवर जैसे ऑर्गन। तो वहाँ पे कौन हेल्प करेगा? वहाँ पे हेल्प करेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में। नेक्स्ट आपका ऑर्गन यहाँ पे आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस इज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये होती हैं। और बताया था कि इसका सिस और ट्रांसफेस होता है, एक सिस फेज होगा एक ट्रांसफेज होगा दोनों तरफ। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ER, और ये अक्सर जुड़ी होती हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि देखो, जो न्यूक्लियस से मैसेज मिलेगा वो काम ER करेगा, और जो सामान बनाए जा रहे हैं ER के द्वारा उन सबको पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है गोल्गी बॉडी का। मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER आर packed and dispatched to various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। जो सेल के अंदर सामान बना, उस सामान का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर या सेल के बाहर किसके थ्रू होता है? गोल्गी बॉडी के थ्रू। वे उस सामान को पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है, चाहे वो आपके शुगर हो, हॉर्मोन्स हो, एंजाइम हो, या कुछ भी हो। इवन लाइसोसोम भी कौन करती है? आपकी गोल्गी बॉडी। ये यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख रखा है। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम मतलब मेम्ब्रेन से भरे, मतलब मेम्ब्रेनल पाउच होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है।
जो करता क्या है बेसिकली, ख़राब मटेरियल को, टूट फूट है सामान को, सारे को खा जाता है। या कोई भी बॉडी अगर सेल के ऊपर हमला करते है कोई एंटीजन तो उसको भी खा जाता है। लेकिन जब सेल एक्चुअल में बीमार होती है या सेल की उम्र पूरी हो जाती है, उसको मरना होता है, तो उस पूरी सेल को भी कौन ख़त्म कर देता है, लाइसोसोम। और क्योंकि लाइसोसोम खुद अपनी ही सेल को मार रहा है, तो मतलब ये खुद को मार रहा है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो ये यहाँ से बात आएगी इसकी। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। कचरे को ठिकाने लगाने का काम होता है, कचरे को ठिकाने लगाने का। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गनली। कोई सेल की टूटी फूटी ऑर्गनली हो या कोई बाहर का मटेरियल हो, उस सारे को ये ठिकाने लगा देता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग इन द सेल उसको मार देगा, जैसे कि बैक्टीरिया है या कुछ और भी है, उन सबको ये मार देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज, ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कैपेबल है किसी भी चीज़ को हजम करने में, किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट ओल्ड और डैमेज, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और जब सेल बूढ़ी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो सेल के अंदर लाइसोसोम फट जाता है और पूरी सेल को मार देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब आपका आगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस देखो इसका भी 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है। एक मेम्ब्रेन ये है, बाहर वाली सिंपल होती है और अंदर वाली क्या होती है, थोड़ी सी फोल्डेड होती है, ठीक है। इसके अंदर क्रिस्टे बने होते हैं, खुद का इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन बना सकते हैं, इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 कवरिंग है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं सामान को लाने ले जाने के लिए। अंदर वाली लेयर काफ़ी फोल्ड होती है कि वो एटीपी बना सके मैक्सिमम। एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे हम अपनी दुनिया में सामान या कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे बॉडी में कोई भी काम अगर करवाना है तो वहाँ पर पैसा चलता है, और उसका पैसा है एटीपी, जो कि सारे मैकेनिकल काम करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गनली है, इसका खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। तो मतलब अपनी ज़रूरत का सामान ये बना सकती है, अपने प्रोटीन अपने डीएनए की हेल्प से ये बना सकती है। आप जब का चैप्टर बचा है प्लास्टिड है या थोड़ा बहुत और जो चैप्टर बचा है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना बचा है। अरे सॉरी, कुछ भी नहीं बचा, अभी कर ही देते हैं। तो हम आ जाते हैं अभी कहाँ पे, प्लास्टिड पे। तो दोस्तों प्लास्टिड क्या होता है, आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा आपको, प्लांट सेल में, ठीक है। तो प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं। 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, ये वैसे तो 3 टाइप के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा वाले होते हैं, क्रोमा का वर्ड होता है कलर, ल्यूकोप्लास्ट वाइट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ये नहीं है कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट ही होता है, और वेरियस कलर पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है खाने को स्टोर करने का, जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन वगैरह को। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्रिस्टे, स्ट्रोमा, थैलेकोइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप हायर क्लास के अंदर जाके पढ़ोगे, या आप किसी भी प्राइवेट बुक के अंदर डायग्राम देख सकते हो। प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, क्योंकि देखो प्लास्टिड प्लांट सेल के लिए अंदर खाना पानी बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन के अंदर, तो दोनों के काम जब एक से हैं तो उनके पास मटेरियल भी एक जैसा मिलेगा। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल कुछ नहीं होते, खाली पाउच होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं एनिमल के अंदर और बड़े साइज़ के होते हैं प्लांट के अंदर। इनके अंदर ज़्यादातर हिस्सा मतलब ऑक्यूपाई करते हैं सेल का, ये इसके अंदर 50 से 90% प्लांट वॉल्यूम को गेन कर लेते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह, या ये लगा लो कि स्टोर रूम की तरह होता है, सेल के पास जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पे रख देते हैं। और प्लांट के अंदर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेप से भरे होते हैं, सेल सेप से सेल को उनकी शेप और उनकी जो हार्डनेस होती है, जो रिजिडिटी होती है, जो टर्जिडिटी होती है, वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं, अमाइनो एसिड को, शुगर को, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा। अब अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है जो खाने में हेल्प करता है उसके, ठीक है। इन सम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म स्पेशल वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग वेस्ट। और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर तो कचरे को भी हम पाउचेस के अंदर पैक करके बाहर फेंकते हैं, वो पाउच भी आपके क्या होते हैं, वैक्यूल ही होते हैं। कहीं कहीं वो गैस को स्टोर करते हैं, तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देते हैं। अब बात आती है सेल डिवीजन की। न्यू सेल आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्डर डेड एंड इंजर्ड सेल, ठीक है। तो कोई भी जब आपकी नई सेल बनेगी तो उसकी वजह कौन होगी, कोई ना कोई सेल वहाँ से मरी है, हटी है, ठीक है। द प्रोसेस
बाय विच न्यू सेल आर मेड आर कॉल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एक सेल जब नई सेल बनाते हैं इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ये दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है माइटोसिस के अंदर, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होगा, उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ये यहाँ पे पूरे पैसेज में नीचे बताया गया है। जो आपका मियोसिस है वो आपका जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, जिससे कि आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। आप यहाँ डायग्राम से इसको इजीली समझ भी सकते हो। देखो यहाँ पे दो दो थे तो सेम दो दो यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या चल क्या रहा है, वेरिएशन आ रही हैं और एक सेल से 4 सेल बन रही है। पहले इन्फॉर्मेशन हाफ हुई, अब इन्होंने अपने जैसी 2 और सेल बनाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से 4 से अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 4 था इसका, तो इसका क्रोमोसोम नंबर 2 और इसका 2 है, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड, इसका भी 4 ही है, सॉरी। इसने क्या किया, अपने क्रोमोसोम नंबर को, इसका 4 था, इसका भी 4 और 4 रखा, लेकिन यहाँ पे अगर 4 था तो यहाँ पे 2 और 2 ये लेके आया पहले क्रोमोसोम नंबर, और फिर देखिए 2 2 2 2, तो यहाँ से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। वो किसके अंदर हुआ, मियोसिस के अंदर। तो ये था आपका चैप्टर। आई थिंक अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।